Friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ चैप्टर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन। वाइस प्रेसिडेंट जो है रिजाइन कैसे करते हैं, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। In a rare political development, the Vice President of India has resigned from office. दूसरा पॉइंट आएगा, his resignation was submitted to the President of India as required under the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो भारत के राष्ट्रपति को अपना रिजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं। रिजिग्नेशन व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 67 का ए हमें बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का रिजिग्नेशन आर्टिकल 67 ए अनुच्छेद 67 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए वाइस प्रेसिडेंट में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। एक वाइस प्रेसिडेंट लिखित द्वारा राष्ट्रपति को एड्रेस के साथ वो उनके ऑफिस में रिजाइन देते हैं। There is no minimum notice period required. The Vice President is also the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Vice President होता है ex officio chairman, राज्य सभा का एक ex chairman होता है। So his resignation affect both the executive and legislative branch. जब रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट जब रिजिग्नेशन देता है तो इसमें इफेक्टिव दो होते हैं, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, दोनों ब्रांच इफेक्टिव होते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में एक्टिंग इन केस ऑफ ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट की ऑफिस में जो वैकेंसी खाली होती है तो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू वन इज इलेक्टेड। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू वन इज इलेक्टेड। एक को वो चुनता है। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। इन केस ऑफ द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट ए प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू वन इज इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजिग्निटी, constitutional dignitary second highest office in India, serves as a vital link between the executive and the legislatures। 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। उसके बाद बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। प्रहलाद जोशी लगातार कर्नाटक के धरवार से लगातार 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए। वे इससे पहले कोयला, खान, संसदीय कार्य, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले जैसे कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। उनकी शुरुआती उपयोगिता मामलों जैसे कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई न्यू इंग्लिश स्कूल हुगली में हुई। श्री कादेश्वर आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की लंबे समय तक वो पढ़ाई किए और सार्वजनिक रूप से सक्रिय रहे। समाज के लिए भी वो सामाजिक रूप से सक्रिय रहे। दूसरा आपका जनरल नॉलेज से संबंधित है। 2047 तक का सबसे बड़ा वाटर प्लान तैयार कर दिया। 24 जुलाई 2026 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सल वाटर प्लान 2047 में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य नदियों को जोड़ना, वनोजल, वर्षा जल बढ़ाना और राज्य के जल सुरक्षित बनाना। इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा जब सेतु लिंक प्रोजेक्ट जो 17 जिलों को पेयजल करीब 4.84 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई देगा। वही यमुना जल समझने के तहत 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से शिखर जन्नू और चूल तक पानी पहुंचेगा, जिसे करीब 65 लाख लोगों को लाभ मिलेंगे। और इसके अलावा अमृत
2.0 जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना के वाटर को कंजर्वेशन को भी तेज़ी से मजबूत किया जा रहा है। यानी बड़ी नदी जोड़ों प्रोजेक्ट से लेकर हर घर तक नल का पानी पहुँचने की तैयारी जारी है। राजस्थान अब 2047 में जल सुरक्षित भविष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में आर्टिकल 1 क्या बताता है? आर्टिकल में भारत स्टेट यूनियन है। भारत क्या है? एक स्टेट यूनियन है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अलग अलग होने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको एक पहचान देता है। हमेशा मैं श्योर करता हूँ कि कोई भी रीजन अलग देश नहीं बना सकता। तुम सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी शेयर करते हो। इंडिया इज ए भारत। ये आर्टिकल 1 हमें बताता है। आर्टिकल 2 हमें क्या बताता है? क्या मुझे कभी अपनाया जाएगा? क्या मैं कभी इसका हिस्सा बन पाऊँगा? मैं आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को पावर देता हूँ न्यू स्टेट को इंडिया में इंक्लूड करने का प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस फॉलो करते हुए मैं इंश्योर करता हूँ कि एक्सपेंशन कंट्रोल रहे। इंडिया ग्रो करता है सिर्फ लॉ के थ्रू बिना ज़बरदस्ती इंडिया ग्रो करता है सिर्फ लॉ के थ्रू बिना ज़बरदस्ती बिना गरीबी के। आर्टिकल 3 क्या मेरा नाम आर्टिकल 3 में बता क्या मेरा नाम बदल दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? मैं आर्टिकल 3 हूँ। मैं पार्लियामेंट को अलाउ स्टेट के नाम बाउंड्री एरिया में चार्ज करने के लिए डिफाइन लीगल प्रोसीजर के साथ मैं इंश्योर करता हूँ। चेंज बिना सोचे समझे नहीं होता। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही पार्लियामेंट स्टेट में बदलाव का फैसला लेती है। स्टेट से राय जरूर ली जाती है, लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। इससे देश एक राहत है और सिस्टम स्मूथली काम करता है। अब आर्टिकल 4 हमें क्या बताता है? हर बार स्टेट बदलता है, राज्य बदलता है, रूल भी बदलते जाते हैं। क्या हर बार कॉन्स्टिट्यूशनल टूटता है, संविधान टूटता है? क्या कोई सिस्टम खुद बदल रहा है? मैं आर्टिकल 4 हूँ। मैं अलाउ करता हूँ कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के चेंज के लिए पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री लॉ बना सके बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। इसका मतलब है कि छोटे चेंजेज के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना ज़रूरी नहीं होता है। इससे प्रोसेस आसान, फास्ट एंड प्रैक्टिकल बन जाता है। गवर्नेंस के लिए ऐसे लॉ अमेंडमेंट नहीं माने जाते हैं। इससे पार्लियामेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ताकि स्टेट के बदलाव इफिशिएंटली हैंडल हो सके बिना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के। आर्टिकल 5 हमें बताता है मैं कौन हूँ, क्या मैं इस देश का हिस्सा हूँ या कहीं बाहर छूट गया, मेरी पहचान आखिर क्या है। मैं आर्टिकल 5 हूँ। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल शुरू होते समय कौन सिटीजन होगा, ये कहाँ रहता है, जन्म और रहने के आधार पर तय करता हूँ। मैं इंश्योर करता हूँ कि उस समय हर व्यक्ति की आइडेंटिटी क्लियर हो। सिटीजनशिप गेस नहीं बल्कि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल से तय होती है। सिटीजनशिप गेस से नहीं बल्कि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल से तय होती है। यह रूल 1950 की शुरुआत पे लागू हुआ था। इसके बाद सिटीजनशिप के रूल पार्लियामेंट अपने लॉ से डिसाइड करती है। आर्टिकल 6 हम पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के आए हैं। भारत में हमें अपनाया जाएगा, क्या हमें पहचान नागरिकता मिलेगी? मैं आर्टिकल 6 हूँ। कोई पाकिस्तानी 19 जुलाई 1948 पहले आया है, उसे ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप भी मिलती है, लेकिन बाद में आने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैं इंश्योर करता हूँ कि डिस्प्लेस्ड
लोगों को पहचान मिले, लेकिन ये प्रोसेस लीगल रूल्स के अनुसार होता है ताकि सिस्टम क्लियर एंड फेयर रहे। कुछ कट ऑफ डेट और रूल फॉलो करने पड़ते थे। सिर्फ वही लोग सिटीजन बने जिन्होंने कंडीशनल फुलफिल की, जिससे प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सकता है। आर्टिकल 7 हमें क्या बताता है? वो पाकिस्तान चला गया, वो हमारी नहीं रहा, क्या उसकी पहचान बदल गई? क्या वो कभी वापस भारत में नहीं रह पाएगा? मैं आर्टिकल 7 हूँ। जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी सिटीजनशिप ख़त्म हो सकती है जब तक कि वो लीगली वापस रिटर्न ना करे। मैं क्लियर करता हूँ कि सिटीजनशिप इमोशनल नहीं होता है, भावुक नहीं होता। यह पूरी तरह लीगल डिसीजन है, रूल के आधार पर तय होता है। अगर कोई वापस आता है तो उसे परमिट सिस्टम के थ्रू आना पड़ता है, तभी इसकी सिटीजनशिप लीगली रीस्टोर हो सकती है। तभी उसका सिटीजनशिप लीगली रीस्टोर हो सकती है। मैं यह इतने सालों से विदेश में हूँ। मैं इतने सालों से विदेश में हूँ। क्या अब भी मैं भारतीय हूँ या मेरी पहचान खो गई? क्या मुझे इस देश से अभी जोड़ा जाएगा? मैं आर्टिकल 8 हूँ। आर्टिकल 8 ये हमें बताता है कि मैं उन लोगों को सिटीजनशिप देता हूँ जो विदेश में रहते हैं, इंडियन ऑर्गन के हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करते हैं। मैं इंश्योर करता हूँ कि दूरी से पहचान खत्म नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका लीगल कनेक्शन बनाए रखता है, चाहे आप सालों से विदेश में क्यों नहीं रहे हो। विदेश में रहते हैं तो एमबीसी में रजिस्ट्रेशन करके आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। इससे आपकी पहचान इंडिया से जुड़ी रहती है, आप प्रॉपर लीगल प्रोसेस के साथ। अब आर्टिकल 9 बताता क्या? अगर मैंने दूसरी सिटीजनशिप ले ली है, क्या मैं इंडियन सिटीजन नहीं रहा? क्या मेरी पहचान और अधिकार अब इस देश में ख़त्म हो जाएगा? मैं आर्टिकल 9 हूँ। अगर कोई अपनी इच्छा से फॉरेन सिटीजनशिप लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहता है, इंडिया का नागरिक नहीं रहता। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर रूल है कि मैं डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप माने दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करती। इससे लॉ में क्लियरिटी बनी रहती है और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट होने से हमेशा पूरी तरह से बचाया जाता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक सिटीजनशिप रख सकता है। ये रूल नेशनल लॉयल्टी को करता है और पूरे लीगल सिस्टम को सिंपल, स्टेबल एंड कन्फ्लिक्ट फ्री बनाता है। आर्टिकल 9, मैं पहले में से सिटीजन हूँ, लेकिन क्या सरकार कभी भी मेरी सिटीजनशिप ख़त्म कर सकती है या मुझे सच कोई मेरे में स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन मिलता है? मैं आर्टिकल 10 हूँ। जो पहले से सिटीजन है उनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहती है। पार्लियामेंट अगर लॉ बनाए तो उसके थ्रू इसके लीगली चेंज किया जा सकता है। अगर कोई भी चेंज सिर्फ पार्लियामेंट के लॉ से होता है, इसे सिस्टम फ्लेक्सिबल रहता है और सिटीजन्स को क्लियर रूल के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और क्लियरिटी मिलती है। मैं स्टेबिलिटी देता हूँ। सिटीजनशिप सेफ लीगल आइडेंटिटी है, बिना प्रॉपर लॉ प्रोसेस के अचानक ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए सिटीजन को प्रोटेक्शन मिलता है। क्या सरकार सिटीजनशिप के रूल कभी भी बदल सकती है या इसलिए कोई प्रॉपर लॉ और अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कौन सिटीजन रहेगा? मैं आर्टिकल 11 हूँ। पार्लियामेंट को पावर देता हूँ कि सिटीजनशिप के रूल बनाए, बदले या हटाए ताकि देश के हिसाब से सिस्टम को मैनेज किया जा सके। मेरे थ्रू पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कौन सिटीजन रहेगा, कैसे बनेगा या ख़त्म होगा। यानी सिटीजन से पूरी तरह लॉ के कंट्रोल में रहती है, फिक्स नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी लाता हूँ। टाइम के साथ रूल बदलते हैं लेकिन
सब कुछ पार्लियामेंट के लॉ से होता है, जिससे सिस्टम क्लियर और लीगली स्ट्रांग बना रहता है। सुन रहे, मैं आर्टिकल 12 हूँ। आज मैं बताऊँगा स्टेट कौन होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट तभी अप्लाई होते हैं जब स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। मेरे हिसाब से स्टेट में आते हैं गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स, सभी लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत। याद रखो, गवर्नमेंट कंट्रोल वाले बॉडीज़ भी स्टेट हो सकते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट प्राइवेट मिसयूज से नहीं, मेनली स्टेट एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। मैं हूँ आर्टिकल 13। अगर कानून आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो कोर्ट मेरे जरिए उससे वाइड घोषित कर देती है। मैं सुप्रीम कोर्ट को हर कानून चेक करने की ताकत, इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिससे गलत और राइट के खिलाफ कानून हटाए जाते हैं। मेरे 4 क्लॉजेज हैं। पुराने गलत कानून हटाते हैं, नए गलत कानून को रोकता है और कानून समझाते हैं, संशोधन पर लागू नहीं। नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 15 क्या बताता है? क्या किसी को धर्म, जाति, लिंग या जगह के आधार पर अलग ट्रीट किया जा सकता है? यह सबको बराबर का राइट मिलता है। आर्टिकल 15 हूँ, मैं राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता हूँ। इसे इक्वालिटी देता हूँ। इक्वालिटी में समानता का अधिकार देता हूँ। पब्लिक प्लेस और अपॉर्चुनिटी में सबको बराबर एक्सेस मिलना चाहिए। ये किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन ज़रूरत होने पर वुमेन, चिल्ड्रेन और वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाते हैं ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। आर्टिकल 16, क्या सरकारी नौकरी में सभी को बराबर मौका मिलता है या किसी को कास्ट, रिलीजन या बैकग्राउंड के कारण अलग ट्रीट किया जा सकता है? मैं आर्टिकल 16 हूँ। मैं कहता हूँ कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेट के। कोई भी व्यक्ति कास्ट, रिलीजन, जेंडर या बर्थ प्लेस के आधार पर जॉब से डिनाई नहीं किया जा सकता। सबको फेयर चांस मिलना जरूरी है, पर बैकवर्ड क्लास या वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। कुछ लोगों को इक्वल चांस देने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वे भी आगे बढ़ सकें और जॉब से फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके। आर्टिकल 17 में क्या बताता है? किसी को छूने से रोकना या अलग ट्रीट भाव करना गलत है। इसे ख़त्म करना ही मेरा सबसे बड़ा काम है। मैं अनटचबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म करता हूँ और इसके पनिशेबल बनाता हूँ ताकि हर इंसान को बराबरी का सम्मान और डिग्निटी मिल सके। किसी से भेदभाव करना इलीगल है और इसके लिए सज़ा हो सकती है, क्योंकि हर इंसान बराबरी सम्मान डिजर्व करता है, बराबरी का सम्मान डिजर्व करता है। भारत में जज सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? भारत में जज सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू एक बहुत लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कोर्ट को वहाँ पर दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है जिसके जरिए कोर्ट, लॉ और लीगल रूल्स गवर्नमेंट की एक्टिविटी को कॉन्स्टिट्यूशनली के अगेंस्ट अच्छी तरह जांचता है। बीएनएस सेक्शन 336 को अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।